हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन बाय एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं फायर एंड ब्लड बुक के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है रीजन ऑफ द ड्रैगन, द वार ऑफ द किंग एगोन। और इस वीडियो में हम 4 एसी से लेकर 13 एसी तक के हुए डोर्निस वार के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किंग एगोन फर्स्ट टारगेरियन का लंबा शासनकाल 1 एसी से लेकर 37 एसी तक काफी हद तक शांतिपूर्ण था, खासकर उसके अंतिम वर्षों में, क्योंकि एगोन के अंतिम वर्षों में ड्रैगन पीस की स्थापना की गई थी। जैसा कि सिटाडिल के मिस्टर बताते हैं कि एगोन के शासन के आखिरी 2 दशकों में शांति स्थापित की गई। उससे पहले ही सारे ड्रैगन के युद्ध हुए और उनमें से आखिरी युद्ध उतना ही क्रूर और खूनी था जितना कि वेस्टरोस में लड़ा गया कोई भी युद्ध हो सकता है। हालांकि यह कहा जाता है कि जब एगोन द कॉन्करर को ओल्ड टाउन के स्टारी सेप्ट में हाई सेप्टम द्वारा ताज पहनाया गया और उसका राज्याभिषेक किया गया, उसके बाद से वेस्टरोस में कॉन्क्वेस्ट वार खत्म हो चुका था, लेकिन पूरे वेस्टरोस में अभी तक उसका शासन स्वीकार नहीं किया गया। द वाइट में 3 सिस्टर के लॉर्ड्स ने एगोन के कॉन्क्वेस्ट वार से मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर खुद को एक फ्री नेशन घोषित कर दिया और हाउस सडरलैंड की लेडी मार्ला को अपनी नई रानी घोषित कर दिया। क्योंकि एगोन कॉन्क्वेस्ट के दौरान हाउस एरिन का समुद्री बेड़ा गर्ल टाउन में रानी विशेन्या और उसके ड्रैगन वेगार ने नष्ट कर दिया था, इसलिए राजा एगोन ने वार्डन ऑफ द नॉर्थ और लॉर्ड ऑफ द विंटरफेल टोरेन स्टार को इस रिबेलियन को खत्म करने का आदेश दिया। सर वारिक मेंडरली के नेतृत्व में उत्तर की सेना किराए के ब्रावोसी शिप के बेड़े में सवार होकर व्हाइट हार्बर से निकले। इस सेना के जहाजों को और सिस्टरटन के ऊपर आसमान में रानी विशेन्या और उसके ड्रैगन वेगार को अचानक से देखने पर सिस्टरमैन की तो हिम्मत ही टूट गई। तब सिस्टरमैन के लोगों ने रानी मार्ला को हटाकर उसके छोटे भाई स्टीफन सडरलैंड को राजा बना दिया। तब स्टीफन ने हार मान ली और रानी विशेन्या के सामने अपने घुटने टेक दिए और उन्होंने फिर से एरी के प्रति वफादारी जताई और उसके इस अच्छे व्यवहार के लिए उसे जिंदा छोड़ दिया गया। उसके दोनों बेटों को बंदी बना लिया गया और एक बेटे को लॉर्ड मेंडरली के साथ तो वहीं पर दूसरे बेटे को एरिन भेज दिया गया और उसकी बहन लेडी मार्ला को, जिसे रानी के पद से हटाया गया, उसे देश निकाला देकर काल कोठरी में डाल दिया गया। 5 साल बाद लेडी मार्ला की जीभ काट दी गई और उसकी बाकी बची हुई जिंदगी को साइलेंट सिस्टर के साथ मरे हुए नोबल फैमिली के लोगों की देखभाल करने का आदेश दिया गया। तो वहीं पर दूसरी तरफ वेस्टरोस में आयरन आइलैंड में अफरा तफरी मची हुई थी। हाउस होरे ने कई सदियों तक आयरन मैन पर राज किया, लेकिन अब किंग एगोन ने हेरन हॉल पर अपने ड्रैगन वलेरियन की आग से एक ही रात में हाउस होरे को खत्म कर दिया। उस आग में हेरन द ब्लैक और उनके बेटे मारे गए, लेकिन हार्लाव के कोरिन वोलमार्क, जिसकी दादी हेरन द ब्लैक के दादा की छोटी बहन थी, उसने खुद को ब्लैक लाइन का असली वारिस घोषित कर दिया और वह राजगद्दी संभाली। हालांकि सभी आयरन बोर्न ने उनका यह दावा नहीं माना। तो वहीं पर ओल्ड विक के द्वीप पर समुद्री ड्रैगन नागा की हड्डियों के नीचे ड्राउंड गॉड के पुजारियों ने अपने ही एक नंगे पैर रहने वाले पवित्र व्यक्ति लोडोस के सिर पर लकड़ी का ताज पहना दिया। लोडोस ने खुद को ड्राउंड गॉड का एक जीवित बेटा बताया और ऐसा कहा जाता है कि वह चमत्कार कर सकता था। तो ग्रेट विक, पाइक और ओकमोट पर भी दूसरे दावेदार सामने आए और 1 साल से ज्यादा समय तक उनके और समर्थकों के बीच जमीन और समुद्र में लड़ाइयां होती रही। और ऐसा कहा जाता है कि इन द्वीपों के बीच का पानी लाशों से इतना भर गया था कि खून की गंध से सैकड़ों क्रैकन वहां पर आ गए थे। 2 एसी में राजा एगोन अपने ड्रैगन वलेरियन पर सवार होकर इन द्वीपों पर पहुंचा और एगोन टारगेरियन ने इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसमें एगोन के साथ आर्बर, हाई गार्डन और लेनिस्पोर्ट के समुद्री जहाज और यहाँ तक कि इसके साथ टोरेन स्टार्क द्वारा भेजे गए बेर आइलैंड के कुछ लंबे जहाज भी शामिल थे।
आयरन आइलैंड के आयरनबोर्न, जिनकी संख्या आपस की ही लड़ाई में बहुत कम हो गई थी, और उन्होंने एगोन की सेना का बहुत कम विरोध किया। हालांकि कुछ लोगों ने ड्रैगन के आने का स्वागत भी किया। किंग एगोन ने अपनी ब्लैकफायर तलवार से कोरिन वोलमार्क को मार डाला और उसके बेटे को उसके पिता के जमीन और महल का वारिस बना दिया। तो वहीं दूसरी ओर ओल्ड विक पर पुजारी राजा लोडोस, जो अपने आप को ड्राउंड गॉड का बेटा होने का दावा करता था, लोडोस ने अपनी जादुई शक्तियों से गहरे समुद्र के क्रैकन को बुलाया ताकि वो ऊपर आए और अपने हमलावरों के जहाज को खींचकर डुबो दे। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो लोडोस ने अपने लबादे में पत्थर भरे और समुद्र में डूब गए ताकि वो अपने पिता ड्राउंड गॉड से सलाह ले सके। तब हजारों लोगों ने उनका पीछा किया और वो भी उनके पीछे डूब गए। उनकी फूली हुई और केकड़ों द्वारा खाई गई लाशें कई सालों तक ओल्ड विक के किनारों पर बहकर आती रही। उसके बाद में यह सवाल उठा कि राजा की ओर से आयरन आइलैंड का कौन शासन करेगा। तो वहीं पर कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि आयरन मैन को रेवरन के हाउस टली या कैस्टली रो के हाउस लेनिस्टर के अधीन कर दिया जाए। तो वहीं पर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें विंटरफेल को सौंप दिया जाए। तब एगोन ने हर दावे को सुना, लेकिन आखिर में यह तय किया कि वह आयरनबोल लोगों को ही अपना लॉर्ड पैरामाउंट चुनने की आजादी देंगे। किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने लॉर्ड रिपर ऑफ पाइक के विकोन ग्रेजॉय को चुना। लॉर्ड विकोन ग्रेजॉय ने राजा एगोन के सामने अपने घुटने टेके और अपनी वफादारी की शपथ ली। फिर एगोन अपनी सेना के साथ वहां से चले गए। हालांकि ग्रेजॉय का अधिकार केवल आयरन आइलैंड तक ही सीमित था और एगोन ने उन सभी जमीनों पर से अपना दावा छोड़ दिया जिन पर कभी हाउस होरे का कब्जा था। एगोन ने हेरन हॉल का खंडहर और जला हुआ किला और उसके अपने आसपास के इलाके को ड्रैगनस्टोन के अपने मास्टर एट आर्म सर क्विंटन कोहरिस को दे दिया। लेकिन उनके सामने यह शर्त रखी गई कि वो रेवरन के लॉर्ड एडमंड टली को अपना लॉर्ड पैरामाउंट मान ले। नए बने लॉर्ड क्विंटन कोहरिस के 2 स्ट्रॉन्ग बेटे थे और एक ग्रैंडसन था, जिससे उसका उत्तराधिकार पूरी तरह से सुरक्षित था। लेकिन उसकी पहली पत्नी की मौत 3 साल पहले स्पॉटेड फीवर से हो गई, इसलिए वो लॉर्ड एडमंड टली की बेटियों में से एक से शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। 3 सिस्टर और आयरन आइलैंड के आत्मसमर्पण के साथ द वॉल के दक्षिण के पूरे वेस्टरोस पर अब एगोन टारगेरियन का राज था, सिवाय डॉर्न के। इसलिए एगोन द ड्रैगन ने अपना पूरा ध्यान डॉर्न की ओर दिया। एगोन ने सबसे पहले डॉर्न के लोगों को अपनी बातों से जीतने की कोशिश की और उसने बड़े लॉर्ड्स, मिस्टर और सेप्टन का एक दल सनस्पियर भेजा ताकि वो डॉर्न की प्रिंसेस मेरिया मार्टल, जिसे येलो टोड ऑफ द डॉर्न कहा जाता था, उससे बातचीत कर सके और अपने राज्य को एगोन के राज्य में मिलाने के फायदे को समझा सके। हालांकि इनकी ये बातचीत साल भर चली, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। पहले डॉर्निस वार की शुरुआत आमतौर पर 4 AC में मानी जाती है, जब रानी रेनिस डॉर्न लौटी। इस बार रानी रेनिस अपनी धमकी के अनुसार फायर एंड ब्लड के साथ आई। अपने ड्रैगन मेरेक्सिस पर सवार होकर रानी रेनिस साफ और नीले आसमान से नीचे उतरी और फ्लैंकी टाउन में आग लगा दी। यह आग एक नाव से दूसरी नाव तक फैलती गई, यहाँ तक कि ग्रीन ब्लड नदी का मुहाना भी जलती हुई नावों के मलबों से भर गया और धुएं का एक बड़ा गुबार सनस्पियर तक देखा जा सकता था। इस तैरते हुए शहर में रहने वाले लोगों ने आग से बचने के लिए नदी में शरण ले ली, इसलिए इस हमले में 100 से भी कम लोग मारे गए और उनमें से ज्यादातर लोग आग की बजाय डूबने से मर गए। लेकिन इस युद्ध का पहला खून बह चुका था। तो वहीं पर दूसरी ओर ओरिस ब्राथियन और उनके चुने हुए 1000 नाइट को लेकर बोनवे की तरफ आगे बढ़ा, जबकि खुद किंग एगोन 30,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ रेड माउंटेन के प्रिंसेस पास की तरफ से आगे बढ़े, जिसमें लगभग 2000 घुड़सवार नाइट और 300 लॉर्ड्स और उनके बैनरमैन शामिल थे। वार्डन ऑफ द साउथ लॉर्ड हार्लन टायरल को यह कहते हुए सुना था कि उसके पास इतनी बड़ी ताकत है कि वो किसी भी डॉर्निश सेना को हरा सकता है, यहाँ तक कि एगोन और उसके ड्रैगन बलेरियन के बिना भी। इसमें कोई शक नहीं था कि वह सही था, लेकिन यह बात कभी भी साबित नहीं हुई क्योंकि डॉर्निश सेना ने कभी भी सामने से युद्ध ही नहीं किया। इसके बजाय डॉर्निश सेना किंग एगोन की सेना के सामने से पीछे हटते गए और रास्तों में आने वाली अपनी ही फसलों को जलाते गए और हर एक कुएं के अंदर जहर मिला दिया। तब एगोन की सेना ने देखा कि रेड माउंटेन में डॉर्निश वॉच टावर को खाली और पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।
रेड माउंटेन के ऊंचे रास्तों पर एगोन की सेना का रास्ता रोकने के लिए भेड़ों की लाशों का ढेर लगाकर एक दीवार बना दी गई। उनकी ऊन उतार ली गई और वो इतनी सड़ चुकी थी कि उन्हें खाया भी नहीं जा सकता था। जब एगोन की सेना प्रिंसेस पास से निकलकर डोर्निश रेगिस्तान में पहुंची, तब उनके पास खाने पीने और चारे की भारी कमी हो गई। वहाँ पर एगोन ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। लॉर्ड हार्लन टायरेल को हेलहोल्ड के लॉर्ड उथोर उल्लर के खिलाफ लड़ने के लिए साउथ की तरफ भेज दिया, जबकि खुद एगोन वेस्ट की ओर मुड़ गया ताकि वह लॉर्ड फाउलर और उसके कैसल स्काईरीच की घेराबंदी कर सके। यह पतझड़ का दूसरा साल था और ऐसा माना जा रहा था कि सर्दियां आने वाली है। तो लॉर्ड हायरल टायरेल और उसकी सेना ने यह उम्मीद की थी कि इस मौसम में डोर्निश रेगिस्तान में गर्मी कम होगी और उन्हें आसानी से पानी मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लॉर्ड टायरेल हेलहोल्ड की तरफ आगे बढ़े तो डोर्न का सूरज बहुत तेज और बेरहम साबित हुआ। ऐसी गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है और लोग ज्यादा पानी पीते हैं। तो वहीं पर डोर्निश सेना ने एगोन सेना के रास्ते पर पड़ने वाले हर एक कुएं, तालाब, झील, जलाशयों में जहर मिला दिया। उनसे उनके घोड़े मरने लगे और हर आने वाले दिन में उनके और भी ज्यादा घोड़े मारे गए और उनके साथ में उनके घुड़सवार भी मारे गए। अब नाइट्स ने अपने बैनर, अपनी शील्ड और यहाँ तक कि अपने आर्मर को भी फेंक दिया। लॉर्ड हार्लन टायरेल ने डोर्न के इस रेगिस्तान में अपने लगभग 1/4 सैनिक और लगभग सभी घोड़ों को खो दिया और आखिरकार जब वो हेलहोल्ड पहुंचे तो वह जगह उन्हें खाली और वीरान मिली। तो वहीं पर दूसरी ओर ओरिस बराथियन के सेना का भी हाल कुछ ऐसा ही था और उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। उनके घोड़ों को संकरे घुमावदार रास्तों की पथरीली ढलानों पर चलने में काफी मुश्किल हो रही थी और जब वो इन पहाड़ियों के सबसे ऊंचे और सबसे ज्यादा खड़े रास्तों पर पहुंचे, जहां पर डोर्निश लोगों ने पहाड़ों को काट कर सीढ़ियां बनाई थी, तो ओरिस बराथियन के सेना के घोड़े वहीं पर अड़ गए और आगे बढ़ने से इनकार करने लगे। तब डोर्निश मैन हैंड ऑफ द किंग के नाइट पर भारी पत्थर बरसाने लगे। ये उन डिफेंडरों ने अंजाम दिया जिन्हें स्ट्रोमलैंड की सेना नहीं देख पा रही थी। बॉर्नमे क्रॉसिंग जो वेल नदी के पार करने वाला पुल था, और जब ओरिस बराथियन की सेना पुल को पार कर रही थी तभी अचानक से उन्हें डोर्निश तीरंदाज दिखाई दिए। जब ओरिस की आधे से ज्यादा सेना पुल पर पहुंची तब डोर्निश तीरंदाजों ने उन पर हजारों तीरों की बारिश कर दी। तब लॉर्ड ओरिस ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन डोर्निश लोगों ने पत्थर गिराकर उस पुल का रास्ता बंद कर दिया। अब ओरिस बराथियन की सेना के लिए ना तो आगे जाने का और ना ही पीछे जाने का रास्ता बचा। स्ट्रोमलैंड की इस सेना को किसी बाड़े में फंसे सूरों की तरह काट दिया गया। उसमें ओरिस बराथियन और उनके 1 दर्जन भर लॉर्ड को जिन्हें फिरौती देने लायक समझा गया, उन्हें तो जिंदा छोड़ दिया गया। खूंखार माउंटेन लॉर्ड, जिसे विडो लवर के नाम से जाना जाता था, उसने ओरिस बराथियन और उन लॉर्ड को वाइल में बंदी बना लिया। इन तीनों सेनाओं में एगोन को ही सबसे ज्यादा कामयाबी मिली। एगोन पहाड़ियों के निचले इलाकों में से होते हुए पूर्व की ओर आगे बढ़ रहे थे, जहां पर ऊंचाई से बहकर आने वाले पानी की और इस वैली में शिकार की भरमार थी। एगोन के जबरदस्त हमले में स्काईरीच का किला जीत लिया और थोड़ी देर की घेराबंदी के बाद योरोनवुड पर भी कब्जा कर लिया। लॉर्ड ऑफ द टोर की हाल ही में मृत्यु हो गई थी और उनके स्टीवर्ड ने बिना किसी लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। तो वहीं पर पूर्व में घोस्ट हिल के लॉर्ड टोलेंट ने राजा एगोन को सिंगल कॉम्बैट में चुनौती देने के लिए अपना एक चैंपियन भेजा। तो किंग एगोन ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उस चैंपियन को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वह लॉर्ड टोलेंट का कोई चैंपियन नहीं था, वह तो उसका फूल था जो हंसाने का काम करता था। लॉर्ड टोलेंट वहां से जा चुके थे और डॉर्न की प्रिंसेस मेरिया मार्टली भी वहां पर नहीं थी। जब किंग एगोन अपने ड्रैगन वलेरियन पर बैठकर सनस्पीयर पहुंचे तो उनकी बहन रेनिस पहले से ही वहां पर मौजूद थी। फ्लैंकी टाउन जलाने के बाद रेनिस ने लेमनवुड, स्पॉटवुड और स्टिंक वाटर पर भी कब्जा कर लिया, जहां पर केवल बुढ़ी औरतों और बच्चों ने ही उनकी अधीनता स्वीकार की। लेकिन अभी भी उन्हें कोई भी असली दुश्मन नहीं मिला और यहाँ तक कि सनस्पीयर की दीवारों के बाहर बसा हुआ शैडो सिटी भी लगभग खाली था और वहाँ के जो लोग बचे थे उनमें से कोई भी डोर्निश लॉर्ड और प्रिंसेस के ठिकाने के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। तब रानी रेनिस ने किंग एगोन से कहा, येलो टोड ऑफ डोर्न रेत में कहीं पर मेल्ट हो गई होगी। तब एगोन ने इसका जवाब डोर्न की जीत की घोषणा करके दिया। सनस्पीयर के बड़े हॉल में एगोन ने बचे हुए नोबल लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अब से डोर्न उसके राज्य का हिस्सा है और अब से वो सब लोग उसकी असली प्रजा है और उनके सभी पुराने लॉर्ड्स अब बागी और अपराधी माने जाएंगे। एगोन ने उन सभी बागियों और अपराधियों के सिर पर इनाम रखा, खासकर येलो टोड
प्रिंसेस मेरिया मार्टल के सिर पर। लॉर्ड जॉन रोसबी को सनस्पीयर का नया कैसिलियन और वार्डन ऑफ द सैंड बनाया गया ताकि वो किंग एगोन के नाम पर डोर्न पर राज कर सके। डोर्न की जीती गई जमीनें और किलों पर एगोन ने अपने नए स्टीवार्ड और कैसिलियन नियुक्त कर दिए और फिर किंग एगोन और उसकी सेना उसी रास्ते से वापस चले गए जिस रास्ते से वो आए थे। पश्चिम के फुटहिल और प्रिंसेस पास से वो वापस किंग्स लैंडिंग चले गए और वो मुश्किल से ही अभी किंग्स लैंडिंग पहुंचे ही थे कि उनके पीछे से पूरा डोर्न विद्रोह की आग में जल उठा। डोर्निस स्पीयरमैन अचानक से वहां पर ऐसे आ गए थे जैसे बारिश के बाद में रेगिस्तान के फूल। डोर्निस मैन ने स्काईरीच, योरोनवुड, टोर और घोस्ट हिल को 2 हफ्तों के अंदर फिर से वापस छीन लिए और उनके सभी शाही सैनिकों को मार दिया। एगोन के स्टीवर्ड्स और कैसिलियन को लंबी तकलीफों के बाद में तड़फ तड़फ कर मरने दिया गया और ऐसा कहा जाता है कि डोर्निस लॉर्ड ने यह शर्त रखी कि कौन कौन अपने कैदियों के अंग काटकर उन्हें सबसे ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रख सकता है। सनस्पीयर के नई कैसिलियन और वार्डन ऑफ सैंड लॉर्ड जॉन रोसबी का अंत दूसरों की तुलना में ज्यादा आसान और जल्दी हुआ। जब डोर्निस मैन शैडो सिटी के महल के अंदर फिर से कब्जा करने के लिए झुंड में आए तो उन्होंने लॉर्ड रोसबी के हाथ पैर को बांधा और उन्हें स्पीयर टावर के ऊपर घसीट कर ऊपर ले गए। तब वहां पर खुद प्रिंसेस मेरिया मार्टल ने उन्हें खिड़की से नीचे फेंक दिया। जल्द ही केवल लॉर्ड हार्लन टायरल और उनकी सेना ही पीछे बची थी क्योंकि एगोन ने वापस लौटते समय उन्हें वहीं पर पीछे छोड़ दिया। ब्रिमस्टोन नदी के किनारे पर एक मजबूत कैसल जो हेलहोल्ट के नाम से जाना जाता था और जिसे किसी भी रिबेलियन से निपटने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता था। हेलहोल्ट का यह किला ब्रिमस्टोन नदी के किनारे पर था, लेकिन डोर्निस मैन ने इस ब्रिमस्टोन नदी के पानी में सल्फर मिला दिया और उनमें से पकड़ी गई मछलियों को खाने से हाई गार्डन के सैनिक बीमार हो जाते। तो वहीं पर सैंडस्टोन के हाउस कोरगाइल ने कभी भी हार नहीं मानी और ना ही आत्मसमर्पण किया। कोरगाइल के लोगों ने टायरल सैनिकों को खाना ढूंढने वाली टुकड़ियों और गश्त लगाने वाले दल को अपना निशाना बनाते। जब भी वो खाने की तलाश में बहुत दूर पश्चिम में भटक जाते तो वहीं पर पूर्व में वेथ के लोगों ने भी वैसा ही किया जैसा कि कारगाल के लोगों ने किया। जब सनस्पीयर के लॉर्ड रोसबी की मौत की खबर हेलहोल्ट तक पहुंची तो लॉर्ड हार्लिन टायरल ने अपनी बची हुई सेना को इकट्ठा किया और रेगिस्तान पार करने के लिए निकल पड़ा और उनका इरादा वेथ पर कब्जा करना था और लॉर्ड रोसबी के हत्यारों को सजा देना था। लेकिन हेलहोल्ट के पूर्व में लाल रेत के बीच में कहीं तो लॉर्ड टायरल और उनकी पूरी सेना गायब हो गई और उनमें से फिर किसी भी आदमी को कभी भी नहीं देखा। हालांकि एगोन टारगेरियन कभी भी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था और यह डोर्निस वार अगले 7 सालों तक चली। हालांकि 6 एसी के बाद में यह लड़ाई केवल जुल्म, क्रूरता, छापे और बदले की कभी न खत्म होने वाली एक खूनी सिलसिले में बदल गई। लंबे समय तक इनएक्टिव रहने के बाद में ये सिलसिला तब टूटा जब 1 दर्जन भर समझौते टूटे और कई मर्डर और कई एसासिनेशन हुए। 7 एसी में ओरिस बराथियन और दूसरे लॉर्ड जिन्हें बोनवे यानी कि वाइल नदी के पास उन्हें बंदी बना लिया गया था, इन सभी को उनके वजन के बराबर सोने के सिक्कों के बदले में उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्हें वापस किंग्स लैंडिंग लाया गया। लेकिन उनके किंग्स लैंडिंग में लौटने पर पता चला कि विडो लवर ने हर एक आदमी का तलवार चलाने वाला हाथ काट दिया ताकि वो डॉन के खिलाफ फिर कभी भी हथियार ना उठा सके। इसके बदले में खुद किंग एगोन अपने ड्रैगन वलेरियन पर बैठकर वाइल के माउंटेन कैसल पर उतरे और उनके आधा दर्जन छोटे किले, वॉच टावर और उनके कई ठिकानों पर आग से पिघले हुए पत्थरों के ढेर में बदल दिया। हालांकि वाइल के लोगों ने पहाड़ों के नीचे बनी हुई गुफाओं और सुरंगों में शरण ली और विडो लवर 20 साल तक और जिंदा रहा। 8 एसी में, जो कि एक बहुत ही सूखा साल रहा, डोर्निस राइडर ने स्टेपस्टोन के एक पायरेट किंग की जहाजों की मदद से डोर्न का समुद्र पार किया। उन्होंने कैपरोथ के दक्षिण किनारे पर बसे आधा दर्जन गांव और टाउन पर हमला कर दिया और वहां पर आग लगा दी और ये आग रेनवुड के आधे जंगल तक फैल गई। और ऐसा कहा जाता है कि प्रिंसेस मेरिया मार्टल ने कहा था कि वो आग का जवाब आग से देंगे। अब टारगेरियन इस बात का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ सकते थे। उसी वर्ष के अंत में यानी कि 8 एसी में रानी विशेन्या डोर्न के आसमान में दिखाई दी और सनस्पीयर, लेमनवुड, घोस्ट हिल और द टोर पर अपने ड्रैगन विगार से आग बरसाई। 9 एसी में रानी विशेन्या फिर से लौटी और इस बार उसके साथ
खुद किंग एगोन भी आए और उन्होंने मिलकर सैंडस्टोन, वेथ और हेलहोल्ड को जलाकर रख दिया। डोर ने इसका जवाब अगले साल दिया जब लॉर्ड फाउलर ने अपनी एक बड़ी सेना लेकर प्रिंसेस पास से होते हुए द रीच के इलाके में दाखिल हुआ और वो इतनी तेजी से आगे बढ़े कि लॉर्ड ऑफ मार्चेस को अपने दुश्मन के आने का पता लगने से पहले ही उन्होंने 1 दर्जन भर गांव को जला दिया और द रीच की सीमा पर बने बड़े किले नाइट सॉन्ग पर भी कब्जा कर लिया। जब इस हमले की खबर ओल्ड टाउन में पहुंची तो लॉर्ड हाईटावर ने अपने बेटे एडम को एक स्ट्रॉन्ग सेना के साथ नाइट सॉन्ग के किले को वापस लेने के लिए भेज दिया। लेकिन डोर्निसमे ने इसका अंदाजा पहले से लगा लिया था और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो वहीं पर दूसरी डोर्निस सेना जिसकी कमान सर जोफ्री डेन संभाल रहे थे और उनकी सेना स्टारफॉल के नीचे आई और सिटी पर हमला कर दिया। लेकिन ओल्ड टाउन की दीवारें इतनी मजबूत थी कि जोफ्री डेन की सेना उन्हें पार नहीं कर पाई। तो उसकी सेना ने आसपास के 20 ली के दायरे में सभी खेतों, फार्म और गांव को जला दिया। जब लॉर्ड हाईटावर के छोटे बेटे गोरमो ने उनके खिलाफ हमला किया तो जोफ्री डेन ने उन्हें बुरी तरह से मार डाला। जब सर एडम हाईटावर नाइट सॉन्ग के किले पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लॉर्ड फाउलर ने किले को जला दिया था और वहां के सभी सैनिकों को मार डाला। वो नाइट सॉन्ग के लॉर्ड कैरोन, उनकी पत्नी, उसके बच्चे को बंदी बनाकर डोर्न ले जा चुके थे। तब एडम हाईटावर लॉर्ड फाउलर की सेना का पीछा करने के बजाय वो तुरंत ओल्ड टाउन की ओर चले ताकि सिटी को बचाया जा सके। लेकिन तब तक सर जोफ्री डेन और उसकी सेना भी वापस पहाड़ों में गायब हो गई। बूढ़े लॉर्ड मैनफर्ड हाईटावर की जल्द ही मौत हो गई। तब सर एडम हाईटावर ने अपने पिता की जगह ली और हाईटावर के लॉर्ड बने। अब ओल्ड टाउन बदला लेने के लिए चिल्ला रहा था। राजा एगोन अपने ड्रैगन पर सवार होकर वार्डन ऑफ द साउथ से सलाह लेने के लिए हाई गार्डन गया। लेकिन यंग लॉर्ड थियो टायरेल अपने पिता के साथ हुए बुरे अंजाम के बाद डोर्न पर एक भी और हमला करने के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं था। एक बार फिर किंग एगोन ने डोर्न के खिलाफ अपने सभी ड्रैगन के साथ हमला किया। किंग एगोन ने खुद स्काई रीच पर हमला किया और लॉर्ड फाउलर के थॉर्न को खत्म करके उसे दूसरा हेरनहॉल बनाने की कसम खाई। रानी विशेन्या और उसका ड्रैगन वेगार स्टारफॉल में एक बार फिर से फायर एंड ब्लड लेके आया। तो वहीं पर रानी रेनिस और ड्रैगन मेरेक्सिस एक बार फिर से हेलहोल्ड की तरफ गए, जहां पर एक बड़ी दुखद घटना हुई। टारगेरियन ड्रैगन जिन्हें लड़ाई के लिए पाला और ट्रेन किया जाता है, वो ड्रैगन कई बार भालों और तीरों के तूफान के बीच में से उड़े और उन्हें बहुत कम नुकसान हुआ। एक बड़े और विकसित ड्रैगन के स्केल स्टील से भी ज्यादा मजबूत होते हैं और जो तीर उन ड्रैगन पर लगते थे वो उन विशाल जीवों को गुस्सा दिलाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही मेरेक्सिस ड्रैगन हेलहोल्ड कैसल के ऊपर से गुजरा तब इस कैसल के सबसे ऊंचे टावर पर एक सैनिक ने स्कॉर्पियन धनुष चला दिया। 1 यार्ड लंबा लोहे का बोल्ट मेरेक्सिस ड्रैगन की राइट आंख में जा घुसा। तब वह ड्रैगन तुरंत नहीं मरा बल्कि दर्द से बुरी तरह से तड़फता हुआ जमीन पर आ गिरा और अपने इस दर्द के तकलीफ में भी मेरेक्सिस ड्रैगन हेलहोल्ड के कैसल की सुरक्षा दीवारों के ऊपर से ऐसे गिरा कि इन दीवारों का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। रानी रेनिस टारगेरियन अपने ड्रैगन के बाद जिंदा रही या नहीं, यह तो अभी भी एक बहस का विषय है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वह अपनी सीट से फिसल गई और नीचे गिरकर मर गई, तो वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि वो हेलहोल्ड किले के यार्ड में ड्रैगन मेलेक्सिस के नीचे दबकर मर गई। लेकिन कुछ लोगों का यह भी दावा है कि रानी ड्रैगन से गिरने के बाद में जिंदा तो बच गई, लेकिन वह यार्ड में लॉर्ड उलर के तहखानों में तड़फ तड़फ कर मर गई। रानी रेनिस की मौत का असली कारण शायद ही कोई जान पाए, लेकिन कॉन्क्वेस्ट के 10वें साल यानी कि 10 एसी में रानी रेनिस डोर्न के हेलहोल्ड में वीरगति को प्राप्त हो गई। अगले 2 साल ड्रैगन के गुस्से के साल थे। डोर्न का हर एक किला 3 बार जलाया गया क्योंकि वलेरियन और वेगार ड्रैगन वहां पर बार बार लौटते। इन ड्रैगन की फायर ब्रेथ इतनी गर्म थी कि हेलहोल्ड किले के आसपास की रेत पिघलकर कांच की तरह बन गई। डोर्निस लॉर्ड और लोगों को छिपने के लिए वहां पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन वो वहां पर भी सुरक्षित नहीं थे। लॉर्ड फाउलर, लॉर्ड वेथ, लेडी टोलेंट और हेलहोल्ड के आने वाले लगातार 4 लॉर्ड को एक के बाद एक मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि आयरन थ्रोन ने किसी भी डोर्निस लॉर्ड के सिर के बदले में सोने के सिक्के देने का इनाम रखा। हालांकि उन हत्यारों में से केवल 2 लोग ही बचे जो अपना इनाम लेने के लिए जिंदा बचे, क्योंकि डोर्निस लोगों ने खून का बदला खून से लिया। ग्रिफिन रूस्ट के लॉर्ड कॉनिंगटन की शिकार करते समय उनकी हत्या कर दी गई, तो वहीं पर मिस्टवुड के लॉर्ड मार्टिन और उनके पूरे परिवार को डोर्निस वाइन के एक पीपे में जहर मिलाकर दे दिया गया, जिससे वो सब मारे गए
और लॉर्ड फेल को किंग्स लैंडिंग के एक वेश्यालय में मार गिराया गया। यहाँ तक कि खुद टारगेरियन भी सुरक्षित नहीं बचे थे। किंग एगोन पर 3 बार हमला हुआ और अगर उनके किंग्स गार्ड नहीं होते तो वो भी 2 बार मारे जा चुके होते। रानी विशन्या पर एक रात किंग्स लैंडिंग में हमला हुआ और उनके 2 गार्ड मारे गए, लेकिन रानी विशन्या ने खुद अपनी तलवार डार्क सिस्टर से उन बचे हुए आखिरी हमलावर को ढेर कर दिया। इस खूनी दौर की सबसे बदनाम और सबसे शर्मनाक घटना 12 AC में हुई, जब वाइल का लॉर्ड विडो लवर फाउंटेन के वारिस सर जॉन कैफरीन की शादी में बिन बुलाए पहुंच गया, जिसकी शादी ओल्ड ओक के लॉर्ड की बेटी एलिस ओक हार्ट से तय हुई। तब एक गद्दार सैनिक ने पीछे का दरवाजा खोल दिया, जिससे विडो लवर और उनके कुछ साथी अंदर आ गए। वाइल के इन हमलावरों ने लॉर्ड ओक हार्ट और शादी में आए हुए ज्यादातर मेहमानों को मार डाला और फिर दुल्हन एलिस और उसके पति को नपुंसक बनाते हुए दिखाया गया। उसके बाद उन्होंने बारी बारी से लेडी एलिस और उनकी दासियों के साथ रेप किया, फिर उन्हें ले जाकर मायरी स्लेवर को बेच दिया। तब तक डोर्न एक बर्निंग और स्मोकिंग डेजर्ट बन चुका था, जहां चारों ओर अकाल, महामारी, प्लेग और तबाही फैली हुई थी। तो वहीं पर कुछ फ्री सिटीज के कुछ ट्रेडर व्यापारियों ने डोर्न को ब्लास्टेड लैंड कहना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी हाउस मार्टल अपने शब्दों पर कायम था, अनबाउड, अनबेंड, अनब्रोकन। डोर्न के एक नाइट को जब बंदी बनाकर रानी विशन्या के सामने लाया गया तो उसने जोर देकर कहा कि मेरिया मार्टल हाउस टारगेरियन के अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। इसके बजाय वह अपने लोगों को मरता हुआ देखना ज्यादा पसंद करेगी। तब रानी विशन्या ने जवाब दिया, मैं और मेरा भाई एगोन उस प्रिंसेस मेरिया मार्टल की इस इच्छा को खुशी खुशी पूरा करेंगे। और आखिरकार बुढ़ापे और खराब सेहत ने वह कर दिखाया जो ड्रैगन और सेनाएं कभी भी नहीं कर पाई। 13 AC में येलो टोड के नाम से जाने जाने वाली प्रिंसेस मेरिया मार्टिल की अपने बिस्तर पर मौत हो गई। तब उनके दुश्मनों ने उनकी मौत को लेकर काफी घिनौनी अफवाहें उड़ाई और उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि वह मरते समय तक एक नर घोड़े के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। प्रिंसेस मेरिया की मौत के बाद उसका बेटा नाइमोर लॉर्ड ऑफ सनस्पियर और प्रिंस ऑफ डॉन के रूप में उनका उत्तराधिकारी बना। 60 साल की उम्र में प्रिंस नाइमोर की हेल्थ भी ठीक नहीं थी और उसकी खराब होती सेहत और बढ़ती हुई उम्र के कारण डॉन के इस नए प्रिंस का और भी ज्यादा खून खराबे करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं। उसने अपने शासन की शुरुआत किंग्स लैंडिंग में अपने प्रतिनिधि को भेजकर की, ताकि वो मेरेक्सिस ड्रैगन की खोपड़ी राजा एगोन को वापस कर सके और इसके बदले में शांति समझौते का प्रस्ताव रख सके। इस एम्बेसी और प्रतिनिधि का नेतृत्व उसकी उत्तराधिकारी बेटी डेरिया मार्टी ने किया। प्रिंस नाइमोर के इस शांति प्रस्ताव का किंग्स लैंडिंग में बहुत विरोध हुआ। रानी विशन्या भी इस प्रपोजल के सख्त खिलाफ थी और उसने कहा, बिना समर्पण के कोई भी शांति नहीं। और किंग एगोन की काउंसिल में दूसरे लोगों ने भी इसकी बात को दोहराया। तो वहीं पर ओरिस प्राथियन, जो कि अपने आखिरी सालों में काफी चिड़चिड़े और कड़वे हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सलाह दी कि इस राजकुमारी डेरिया का एक हाथ काटकर उसके पिता के पास वापस भेज दिया जाए। तो वहीं पर लॉर्ड ओक हार्ट ने एक रेवन भेजकर यह सुझाव दिया कि इस डोर्निश राजकुमारी को किंग्स लैंडिंग के सबसे घटिया और सबसे बेकार वेश्यालय में बेच दिया जाए और तब तक वहां पर रखा जाए जब तक कि किंग्स लैंडिंग का हर एक भिखारी उससे खुश न हो जाए। तब किंग एगोन टारगेरियन ने इन सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया और एगोन ने यह वचन दिया कि उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि राजकुमारी डेरिया शांति का संदेश लेकर आई हुई एक दूत है। राजा एगोन अब युद्ध से थक चुके थे और इस बात से सभी लोग सहमत थे, लेकिन डोर्निश लोगों को बिना किसी समर्पण के शांति देने का मतलब होगा कि उसकी प्यारी बहन रानी रेनिस का बलिदान व्यर्थ गया। तब एगोन की इस छोटी काउंसिल के लॉर्ड ने उन्हें चेतावनी दी कि इस तरह की शांति को कमजोरी की निशानी माना जा सकता है और इससे नए विद्रोह भड़क सकते हैं और उन्हें फिर से दबाना मुश्किल होगा। लेकिन एगोन जानता था कि द रीच, स्ट्रॉमलैंड और मार्च के लोगों ने इस युद्ध में बहुत कुछ खोया है और वो लोग ना तो इसे कभी माफ करेंगे और ना ही कभी भूलेंगे। इसलिए किंग्स लैंडिंग में भी राजा एगोन ने प्रिंसेस डेरिया और डोर्निश मैन को बिना किसी मजबूत सुरक्षा के एगोन फोर्ट से बाहर भेजने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं किंग्स लैंडिंग के छोटे लोग उन्हें जान से ना मार दे। इन सभी कारणों से ग्रैंड मिनिस्टर ल्यूंकन ने बाद में लिखा कि राजा एगोन उन डोर्निश लोगों के साथ शांति प्रस्ताव को मना करने और युद्ध को जारी रखने के लिए बिल्कुल कगार पर थे।
लेकिन तभी राजकुमारी डेरिया ने राजा एगोन के हाथ में अपने पिता के द्वारा लिखा हुआ एक सीलबंद लेटर दिया और कहा, यह केवल आपके देखने के लिए है महाराज। तब किंग एगोन ने अपने आयरन थ्रोन पर बैठे हुए अपने दरबार में प्रिंस नाइमोर का लिखा हुआ लेटर पढ़ा। उस लेटर को पढ़ने के बाद एगोन का चेहरा किसी पत्थर की तरह भावहीन और बिल्कुल शांत था। कुछ लोगों ने यह बताया कि जब एगोन अपने आयरन थ्रोन से उठे तो उनके हाथ में खून टपक रहा था और उन्होंने वह लेटर जला दिया और फिर कभी भी उस लेटर के बारे में एक बात तक नहीं की। लेकिन उस रात वो अपने ड्रैगन वलेरियन पर सवार होकर ब्लैक वाटर बे को पार करके ड्रैगन स्टोन के स्मोकिंग माउंटेन की तरफ चला गया। जब वह अगली सुबह वापस लौटा तो एगोन ने प्रिंस नेमोर की सारी शर्तों को मान लिया और उसके तुरंत बाद उसने डॉर्न के साथ हमेशा के लिए शांति समझौता कर लिया। आज तक कोई भी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता था कि डेरिया के इस लेटर में क्या हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यह एक पिता का दूसरे पिता के साथ की गई एक सरल और मार्मिक विनती थी। दिल से निकले गए कुछ ऐसे शब्द थे जिन्होंने राजा एगोन के दिल को छू लिया। तो वहीं पर कुछ लोगों का कहना था कि उस लेटर में उन सभी लॉर्ड और ग्रेट नाइट की लिस्ट थी जिन्होंने युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा दी। तो वहीं पर कुछ चैप्टर ने यह तक कह दिया कि यह संदेश कोई जादू टोने से बनाया गया था जिसे येलो टोड ने अपनी मौत से पहले लिखा और उसमें रानी रेनिस के खून की शाही का इस्तेमाल किया गया था ताकि किंग एगोन उसके बुरे जादू का सामना करने के लिए लाचार हो जाए और किसी भी तरह का विरोध ना कर सके। ग्रैंड मिस्टर क्लेग जो कई साल बाद किंग्स लैंडिंग आए, वो इस नतीजे पर पहुंचे कि डॉर्न में अब लड़ने की ताकत नहीं थी। तब ग्रैंड मिस्टर क्लेग ने कहा कि प्रिंस नाइमोर ने हताशा में आकर शायद यह धमकी दी होगी कि यदि वह शांति प्रस्ताव को ठुकराएगा तो वह ब्रावोस के फेसलेस मैन से मिलकर राजा एगोन के बेटे और उनके वारिस और रानी रेनिस के लड़के एनिस को मार डालेंगे, जो कि उस समय महज 6 साल का था। शायद ऐसा ही रहा होगा, लेकिन यह सच कभी भी किसी इंसान को नहीं पता चलेगा और ना ही वो इनके सही मायनों को जान पाएंगे। और इस तरह से पहला डॉर्निश युद्ध खत्म हुआ, जो कि 4 AC से लेकर 13 AC तक चला। डॉर्न की येलो टोड प्रिंस मेरिया मार्टी ने वो कर दिखाया जो कि हेरन द ब्लैक, 2 किंग यानी कि किंग मर्न और किंग लोरेन लेनिस्टर और टॉर्न स्टार्क जैसे लोग भी नहीं कर पाए, और उसने एगोन टारगेरियन और उनके ड्रैगन को हरा दिया। लेकिन फिर भी रेड माउंटेन के उत्तर में उनकी इस रणनीतियों की वजह से उन्हें बुरा भला सुनने और तिरस्कार ही मिला। किंग एगोन के साम्राज्य के लॉर्ड और नाइट के बीच में डॉर्निश करेज एक कायरता और एक मजाक उड़ाने वाला नाम बन गया। एक लेखक ने तो ऐसा लिखा कि जब खतरा महसूस होता है तो टोड अपने बिल में छुप जाता है। तो वहीं पर दूसरे लेखक ने लिखा कि मेरिया एक औरत की तरह लड़ी, झूठी, धोखे और जादू के साथ। डॉर्न की इस जीत को अगर वह वाकई में एक जीत थी तो इसे अपमानजनक माना गया। इस युद्ध के बाद में जो बचे हुए डॉर्निश लोग थे और जो मारे गए लोग और उनके बेटे और भाइयों ने एक दूसरे से वादा किया कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसका हिसाब बराबर कर दिया जाएगा और इसके बदले में अपने आने वाली पीढ़ी और एगोन के बाद एक युवा राजा जो खून का ज्यादा प्यासा होगा, उसके आने का इंतजार करना होगा। हालांकि ऐसा मौका नहीं आया क्योंकि किंग एगोन अगले 24 सालों तक आयरन थ्रोन पर राज करते रहे और यह डॉर्निश वार एगोन द कॉन्करर का आखिरी युद्ध था और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।